अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले साल पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए हम शुमाली इलाकों में गए, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए। बहुत खूबसूरत इलाके थे और हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम अपने मुल्क को देख रहे थे, अपने खूबसूरत मुल्क को देख रहे थे, लेकिन साथ साथ हम चढ़ाई भी चढ़ते जा रहे थे। फिर कुछ यूं हुआ कि एक बड़ी खूबसूरत वैली जिसे नलतर वैली कहते हैं, जो कि 10,590 फीट ऊंची है समंदर की सतह से, हमारा जाना वहां पर हुआ। हमने एक रात रुकना था, लेकिन रात को मुझे सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। हम फौरन अगले ही दिन उस वैली से नीचे आए तो मेरा सांस बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब मैं वापस आया अपने टूर से तो मैंने आके मैप को बगौर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि हाइट का सांस लेने से क्या ताल्लुक है। जब मैंने मैप को देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस जगह मैं रहता हूँ उस शहर का नाम है सादिकाबाद, जो कि समंदर से सी लेवल से 240 फीट ऊंचाई पर है। लेकिन जहां मैं गया, नलतर वैली, वो समंदर से 10,590 फीट ऊंचाई पर है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर गया और हमें पता है कि जो जो हम ऊंचाई पर जाते हैं, एलिवेशन पर जाते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। और उसकी वजह यह है कि समंदर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर के जो मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, ज़मीन से दूर होते जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेशर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर इस प्रेशर को हम एक यूनिट जिसे पीएसआई कहते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं तकरीबन सी लेवल से 200 फीट ऊंचाई पर रहता था, जो कि सादे के बाद है। तो हम सी लेवल ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो यूनिट है वो 2000 फीट है। तो सी लेवल पे रहने का मतलब यह है कि मैं 14.69 पीएसआई प्रेशर महसूस करता हूँ और ब्रीदिंग करता हूँ, सांस लेता हूँ। लेकिन जब मैं 2000 फीट पर गया ऊंचाई पर तो प्रेशर 13.66 हो गया पीएसआई। जब मैं 6000 फीट पर गया तो ये प्रेशर कम होकर 11.77 हो गया। और जब मैं 10,000 फीट की बुलंदी पर गया तो ये प्रेशर 10.10 हो गया। और अगर मैं 10,600 फीट की बात करूं, जो कि एक्यूरेट हाइट है, तो वहां पर ये प्रेशर 9.9 पीएसआई रह जाता है। तो मैं 14.69 पीएसआई से होता हुआ वहां से मैंने मूव किया और जहां पर मैं गया वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 9.9 पीएसआई था। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आने का सांस लेने से क्या ताल्लुक, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे सीने में दो गैस चैम्बर्स हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि लेफ्ट लंग और राइट लंग एक जैसे नहीं होते, इनकी शेप बहुत मुख्तलिफ होती है। जो तस्वीरों में दिखाई जाती है वो शेप ठीक नहीं है। इन लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, आप देख सकते हैं ये डायफ्राम है। और ये डायफ्राम जब ऊपर की तरफ आता है तो ये लंग्स पिचकते हैं, स्क्वीज करते हैं और गैस को बाहर निकालते हैं। और जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो ये लंग्स एक्सपैंड करते हैं और गैस अंदर आती है, क्योंकि इन लंग्स में अपना कोई मसल नहीं है। और इस डायफ्राम को मूव करवाने में हमारी रिब्स का बहुत बड़ा हाथ है, उन हड्डियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो बॉयल्स लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि गैस लॉज में एक अहम लॉ है, जो कि ये बताता है कि अगर आपके पास एक चैम्बर है, सपोज ये एक लंग है, आपका एक फेफड़ा है, तो आप अगर इसका वॉल्यूम कम करेंगे, इसको मैं यहाँ से इस दीवार को पकड़ता हूँ और करीब ले आता हूँ। मैं इस पर पूरी एक सिमुलेशन भी बना चुका हूँ, जो कि आप तख्ती ऑनलाइन पर जाकर देख सकते हैं, बहुत पहले मैंने बनाई थी। तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं और अब जो गैस के एटम्स हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर इस वॉल्यूम को मैं ज़्यादा कर दूं, मैं इसको खींच कर इस दीवार को यहाँ तक ले आऊँ, तो इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं, जो कि प्रेशर और वॉल्यूम में हमें एक रिलेशनशिप देता है। तो इसी तरीके से आप देखें कि हमारे पास जो लंग्स हैं, अगर इन लंग्स को हम फैलाएंगे या एक्सपैंड करवाएंगे तो क्या होगा कि जब मैं ये करता हूँ
तो मेरे लंग्स फैलते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स फैलते हैं, उससे इसके अंदर प्रेशर कम होता है। और जब आप सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपके लंग्स स्क्वीज होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका प्रेशर, लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसी वजह से हमें सांस आता है। तो ये काम करता है नीचे वाला डायफ्राम जो मैंने आपको दिखाया था। ये डायफ्राम जब लंग्स को पिचकाएगा तो अब आप देख सकते कि इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ये पिचकेंगे, इनका वॉल्यूम कम होगा तो इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होगा तो एयर यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी। और अगर ये फैलेंगे तो इनके अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगी। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखें कि सबसे पहले मैंने अपने लंग्स को फैलाया, मैंने सांस लिया, तो क्या हुआ कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 है, अंदर प्रेशर एयर का कम है। तो प्रेशर डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए, बराबर करने के लिए बाहर से एयर अंदर की तरफ आएगी, जिसे इंस्पिरेशन कहा जाता है। और इस डायफ्राम को मूव करवा रहा है हमारी रिब्स। और जब हम रिब्स को ऐसे मूव करते हैं कि हमारे फेफड़े स्क्वीज करते हैं तो प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बाहर एटमॉस्फेरिक में कम प्रेशर होता है। तो प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है और इसकी वजह से गैस बाहर की तरफ, एयर बाहर की तरफ, CO2 बाहर की तरफ जाती है। तो ये बेसिक गैस लॉज हैं जो फेफड़ों के सांस लेने के अमल में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे लंग्स में आप देख सकते हैं ये वो पाइप है जो कि एयर लेकर अंदर आती है, जिसके एक हिस्से को हम लेरेंक्स कहते हैं। फिर ये ट्रैकिया है, पूरी पाइप है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेज आ जाती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। मैं आपको लंग्स की 3D MRI दिखा रहा हूँ। तो आप इस 3D MRI से देख सकते हैं कि हमारे लंग्स में एक जाल फैला हुआ है और इस जाल को हम बिल्कुल ऐसे जैसे पत्ते होते हैं टहनियों पर, उससे मुशाबहत दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पत्ते हैं ब्रांचेस से। इसी तरीके से अगर हम लंग्स के अंदर देखें तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आएंगी। तो हमें अपने लंग्स के अंदर एक जाल फैला हुआ नज़र आएगा। एक और फिजिक्स का कानून जो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है हमारे सांस लेने में, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। तो जब भी आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं कि परफ्यूम के पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंसंट्रेशन पूरे कमरे में फैल जाती है और आपको परफ्यूम के पास, स्प्रे बॉटल के पास उतनी कंसंट्रेशन कुछ देर के बाद नहीं मिल रही होती, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस मुस्तकिल काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही हवा हमारे फेफड़ों से डिफ्यूज़ करती है ब्लड वेसल्स में। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जैसे हम आगे जाते हैं हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी कैनाल्स या टनल्स बनती जा रही हैं। तो इनके एंड को हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे गुब्बारों की तरह एल्वियोलाई होते हैं और इनके बीच में ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं। तो ये एल्वियोलाई गैस से, एयर से भरे होते हैं और इनके बीच में से ही ब्लड वेसल गुजरते हैं। आप देखते हैं कि ये जो रेड कलर है इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और ब्लू कलर की ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। मसलन मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ऑक्सीजन के कम एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से कुछ वक्त के बाद कई मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे, ताकि कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो सके। बिल्कुल यही काम कर रहे होते हैं एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स। तो आप देख सकते हैं कि एल्वियोलाई में हमारे पास यहाँ पर एयर आई और यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर हमने सांस लिया और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो हमारे पास ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ अंदर की तरफ ज़्यादा है, बीच में मेम्ब्रेन है, और बाहर इस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी अपनी कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ करेगी, ट्रेवल करेगी ब्लड वेसल में, और जैसे वो ब्लड वेसल में चली जाएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और यही ब्लड आगे पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। और बिल्कुल उसके बराबर में एक और डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है। आप देखें कि जो ब्लड बॉडी से आया है उसमें CO2 ज़्यादा है, ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर ब्लू कलर में आप देख सकते हैं CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लंग्स में CO2 की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो CO2 डिफ्यूज़ करेगी लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई में
डिफ्यूज कर जाएगी और इस तरीके से ये CO2 बाहर की तरफ मूव करेगी। तो हमारे पास डिफ्यूजन की वजह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। और इसके लिए एक और प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा अहम है वो सॉल्युबिलिटी है। जब पानी के अंदर हम गोली डालते हैं तो अमूमन गोली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, इसका मतलब यह है कि वो सॉल्युबल है। लेकिन अगर इस पानी के अंदर मैं ऑयल डालूं तो ऑयल के बड़े बड़े लम्प्स आपको नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि ऑयल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो सॉल्युबल नहीं है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो कि 80% हमारे सांस का हिस्सा होती है वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती, वो सॉल्युबल नहीं है ब्लड में। इसलिए नाइट्रोजन लंग्स में आती है और वापस चली जाती है। लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और उसकी वजह उसका पार्शियल प्रेशर है। अगर हम एयर का अमूमी प्रेशर देखें तो वो 14.69 psi है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हिस्सा ले रही हैं। तो CO2 का प्रेशर 0.007 psi है, इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं इंडिविजुअल गैस का। अगर आप वाटर देखें, वाटर वेपर्स वो 0.18 psi प्रेशर रखते हैं, आर्गॉन 0.14 psi, नाइट्रोजन 11.39 psi, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन 3.03 psi पार्शियल प्रेशर रखती है। तो इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर है जो कि इनकी डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इस पिक्चर को आपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये आपको पूरी फिजिक्स बताएगा ब्रीदिंग प्रोसेस की। तो मेरे पास यहाँ पर आप देखें लंग्स हैं और लंग्स में हमने ऑक्सीजन, मैंने सांस लिया तो मेरे पास ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है। यूनिट्स हम अभी डिस्कस नहीं करते, आपने सिर्फ नंबर्स की तरफ गौर करना है। और CO2 का प्रेशर 40 है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 3.03 psi है और CO2 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, 0.007। उसी मुनासबत से हमने ये दो नंबर लिए हैं 104। इन नंबर्स के बारे में मैं बता दूं कि इनके यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी है। इसका मतलब ये कि ये बहुत छोटा यूनिट है, तो आपने इसलिए यूनिट की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ नंबर्स देखने हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो है 104 और यहाँ पर प्रेशर है 40। तो जब ब्लड आता है तो हमारे पास ब्लड जो मौजूद होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 और CO2 का प्रेशर है 45। तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगी ब्लड वेसल में, डिफ्यूज कर जाएगी और उससे ब्लड वेसल का जो प्रेशर है वो 104 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर उस वक्त तक ये डिफ्यूज करती रहेगी जब तक प्रेशर बराबर नहीं होता है। इसी तरीके से CO2 का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, वेसल में ज़्यादा है और लंग्स में कम है, तो यहाँ से CO2 डिफ्यूज करेगी इस तरफ। तो उसके बाद CO2 का प्रेशर यहाँ पर 40 हो जाएगा और यहाँ पर भी 40 हो जाएगा जब तक के बराबर नहीं होता। तो अब मेरे पास ब्लड जो है उसमें O2 का प्रेशर 104 है, CO2 का प्रेशर 40 है और वो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता दिल से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कुछ ऑक्सीजन का कम हुआ है क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह पर यूटिलाइज हो रही है, डिफ्यूज भी हो रही है। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन का प्रेशर है 95 और जो मेरे पास सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रेशर है 40। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ से डिफ्यूज करेगी, सेल की तरफ मूव कर जाएगी, तो सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन सेल के पास जो प्रेशर है CO2 का वो है 45 और हमारे पास यहाँ पर जो ब्लड में CO2 का प्रेशर है वो है 40 पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से CO2 ब्लड की तरफ जाएगी, सेल से ब्लड की तरफ मूव करेगी। तो अब क्या होगा, क्योंकि इन दोनों ने इक्वलाइज करना है, तो हमारे पास जो यहाँ से आउट होगी, ब्लड आउट होगा, उसका जो O2 का प्रेशर वो 40 रह जाएगा। सेल्स को, मुख्तलिफ सेल्स को ये प्रेशर मिल रहा है तो उनके साथ ये बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेल्स से ब्लड को प्रेशर मिल रहा है 45, तो ये 45 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हमारे पास ये ब्लड, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, ये वापस यहाँ पर चला जाएगा। और अब आप देखेंगे दोबारा यहाँ पर फिर ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये सेल्स को ऑक्सीजनेट करेगा, उनको ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा और फिर इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा हमारे सांस का। लेकिन अब मैं आपको सवाल देता हूं कि अगर किसी वजह से मैं हाइट पर चला जाऊं तो ये O2 का प्रेशर कम हो जाएगा, ये 104 की बजाय सपोज हम करते हैं 90 हो गया। तो 90 होने की वजह से क्या ऑक्सीजन जो सेल्स को मिलेगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 90 की बजाय अब ये ऑक्सीजन पहुँचेगी 80 के करीब। और जब 80 के करीब होगी और नीचे हमारे पास कंसंट्रेशन 40 की है, तो हमारे पास सिर्फ 40 का फ़र्क है।
लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास 55 का फर्क है। तो यहां पर प्रेशर जब हम लो हाइट पर होते हैं, जब हम सी के करीब होते हैं, तो यहां पर डेल्टा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड को और फिर आगे आपके सेल्स को मिल रही होती है। लेकिन जब हम सी से बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं तो हमारे जो ऑक्सीजन बाहर से आती है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, उसकी वजह से हमारे सेल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इसलिए हमें लगता है कि हम सांस ले रहे हैं लेकिन हमें सांस नहीं आ रहा, जो कि मुझे नलतर में लगा। तो अब मुझे समझ आ गई कि ये पूरी साइंस इसके पीछे क्या है। लेकिन आखिर में जाते हुए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ आप लंबे लंबे सांस ज़रूर लें, सांस लें और उसको होल्ड करें और फिर उसको एक्सहेल करें। तो इससे जितनी देर आप अपनी सांस को रोक के रखेंगे, लंबा सांस लें और उसको होल्ड करके रखेंगे, उतनी देर आपके लंग्स को मिलेगी कि वो ऑक्सीजन को और CO2 को डिफ्यूज कर पाएगा और उतनी ही ज़्यादा आपके सेल्स को ऑक्सीजन जाएगी, आपके दिमाग को ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के ज़रिए और आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपका थिंकिंग प्रोसेस भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए पढ़ाई से पहले भी लंबे लंबे सांस लें, 10 मिनट कम से कम दिन में एक मरतबा आप लंबे सांस लें, उनको जितना रोक सकते हैं रोकें और फिर उनको एक्सहेल करें, बाहर निकालें। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।